ओके, तो हम लोग कर रहे थे सॉलिड ज्योमेट्री। 3D चल रही थी अपनी, और 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लर्न की। पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशंस, ये सब हमने लर्न की। आज हम लोग करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो पहले तो टू लाइंस को अज्यूम कैसे करते हैं। आप सिंगल लाइन को अज्यूम करना जानते हो, तो टू लाइंस को अज्यूम कैसे करते हैं, और फिर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको हम लोग डिराइव करेंगे। और ये आज का टॉपिक रहेगा मेन। तो स्टार्ट करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कुछ इस तरह अज्यूम की जाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कोई बच्चे एडमिट होना चाहते हैं? ओके, तो टू लाइंस को अज्यूम कैसे करते हैं, थोड़ा यहां लिखा तो है पर मैं आपको समझा देता हूं कि वन लाइन को आप अज्यूम करना जानते हो, वन लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, पर टू लाइंस कैसे। देखिए, वन लाइन ऐसी लेते हैं, आर इक्वल टू R1 प्लस लेमडा एम। अगर सिंगल लाइन आपको कहीं अज्यूम करनी है तो वो सिंगल लाइन यही होती है। लेकिन अगर आपको टू लाइंस की जरूरत पड़ जाए तो दूसरी लाइन में वेक्टर आर सेम रहेगा, अच्छा, प्लस ये जो लेमडा है ना, ये म्यू हो जाता है। लेमडा सेम, लेमडा अच्छा नहीं लगता, लेमडा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और एक वन लाइन में लेमडा तो दूसरी लाइन में जनरली म्यू लेते हैं। इसी तरह जो वेक्टर एम है, तो एम अब तो दो स्लोप हो गए, सेकेंड लाइन का दूसरा स्लोप, तो उसमें भी सफिक्स 1 लगा देते, दूसरी लाइन में सफिक्स 2 लगा देते। इसी तरह पॉइंट भी, R1 नॉट नेसेसरली इक्वल टू सेकेंड पॉइंट हियर, तो इस पॉइंट को फिर वेक्टर R2 बोलते हैं। तो जब आपको टू वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन अज्यूम करने हो तो टू लाइंस आप इस तरह अज्यूम करोगे, R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M1, R इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2। इसके बाद हम आपको एक स्क्यू लाइंस की कंसेप्ट बताते हैं। स्क्यू लाइंस, टू लाइंस which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. Two lines which are neither parallel, ऐसी टू लाइंस जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, ऐसी लाइंस 3D में पॉसिबल है। स्पेस में ऐसी लाइंस होती हैं जो लाइंस आपस में ना पैरेलल हैं और ना इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। टू लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो पैरेलल भी नहीं है और कट भी नहीं करती। 3D में ऐसी लाइंस पॉसिबल होती हैं। ऐसी लाइंस एक्चुअली नॉन कोप्लेनर होती हैं, अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं। अलग अलग प्लेन में लाई करने वाली ऐसी लाइंस पॉसिबल हैं। जैसे ये अगर दिखता हो, ये वाला, ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, ऐसे है ना, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, तो ये एक लाइन होगी इस प्लेन में, देखो थोड़ी बहुत दिखती है आपको,
ये, और दूसरी लाइन होगी या नीचे वाले प्लेन में। तो ये लाइंस कैसी है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, अपने अपने प्लेन में ये लाइनें लाई करती है, ये इस प्लेन में है, ये नीचे है। तो अगर ये एक्सटेंड भी हुई ना तो अपने प्लेन में एक्सटेंड होगी, और ये वाली लाइन अपने प्लेन में एक्सटेंड होगी। तो ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। इन लाइंस के बीच में ये देखा गया है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई ऐसी डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, ऐसी डिस्टेंस जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होती है। वो उस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगी और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगी, और ये काफी यूनिक सी डिस्टेंस होती है। तो ऐसी डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो टू लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज लाइंस। ऐसी लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट्स, इन्हीं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइंड है, एग्जिस्ट्स बिटवीन सच स्क्यू लाइंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक यूनिक डिस्टेंस है, स्क्यू लाइंस के बीच में ये एग्जिस्ट करती हैं। स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस, क्योंकि अगर एक ही प्लेन में होंगी फिर तो आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल नहीं होंगी तो उनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग प्लेन में होंगी तभी ये स्क्यू लाइंस पॉसिबल है। तो सच स्क्यू लाइंस आर जनरली नॉन कोप्लेनर, ये एक प्लेन में लाई नहीं करती, नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। अब आपको मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला बताता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, लाइंस तो देख ली, मैं दोबारा लिखनी पड़ेगी लगता है। एक लाइन r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 लीजिए, लाइन को याद करो इसको। दूसरी लाइन r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2 लीजिए। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट में SD से डिनोट कर देते हैं, एज गिवन बाई, याद करो ये फार्मूला डायरेक्ट याद करना। अच्छा, m1 क्रॉस m2, जो स्लोप्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करें। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1, रिकॉग्नाइज करें थिंग्स को, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1। फिर m1 क्रॉस m2 की जो वैल्यू आएगी उसके मॉड का डिवीजन करें, मॉड m1 क्रॉस m2, और एक बाहर मॉड लगा दो, या तो न्यूमरेटर अकेले में मॉड लगा दो या बाहर मॉड लगा दो कि अगर ये SD नेगेटिव आती है तो आंसर पॉजिटिव ही लिखना है आपको। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड जो है केवल न्यूमरेटर पर काम करेगा। फिर भी आप सारे पे मॉड लगा दो तो टेंशन नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फार्मूला है, इसके बेस पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है। और जो स्क्यू लाइंस मैंने बताई, स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन एग्जाम में आती रहती है, सो यू शुड रिमेंबर द डेफिनेशन। द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर intersecting are called skew lines. Shortest distance exists between two skew lines. ये हमेशा skew lines के बीच में एग्जिस्ट करता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ये है, देखो लाइन याद करो, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1, एक लाइन लोगे जब टू लाइंस की जरूरत हो तो इस तरह r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2, सेकेंड लाइन लोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाय मॉड m1 क्रॉस m2, और सारे के ऊपर एक और मॉड लगा दो क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ठीक है, दूसरी तरफ ये लाइंस जिनके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कभी कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं।
ये लाइंस इंटरसेक्ट तभी करेगी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उस केस में ये लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी, तब ये इंटरसेक्ट करने का चांस होता है। तो यहां पर कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब इसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 इक्वल टू 0। जब इसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तब लाइंस इंटरसेक्ट भी करेंगी। और यही कंडीशन है कोप्लेनरिटी की। टू लाइंस आर ऑल्सो कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स दे लाई इन द सेम लाइन, सेम प्लेन। Two lines lie in the same plane if m1 cross m2 dot r2 minus r1 equal to 0। जो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन है उसी को कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी भी कहते हैं। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, लाइंस टू बी कोप्लेनर सेम थिंग है। अच्छा, कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में बिल्कुल फर्क नहीं है, यही कंडीशन है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये टू लाइंस याद करो, ये फार्मूले को यूज करना सीखो, और अगर इसका न्यूमरेटर कभी जीरो आ जाए तो क्लेम कर देना लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस या लाइंस आर कोप्लेनर, कोई भी क्लेम कर दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। अगर कुछ डाउट लगा हो, मन में कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछें बेटे। ये देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। ये नंबर चेंज हो करके एग्जाम में आता ही रहता है, और आपके एग्जाम में भी पूरे चांस। ओके, ये टू लाइंस दी है और इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगी हुई है। क्लियर कट क्वेश्चन होता है, कोई लैंग्वेज भी इतने उलझी हुई लैंग्वेज नहीं होती कि भाई कंफ्यूज हो जाए लैंग्वेज में बच्चा, वो नहीं होती। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, क्या है, इसको r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर m1 के साथ कंपेयर कर दो। सामने दिखने लग गया r1 i प्लस जे और वेक्टर m1 ये साफ दिख रहा है। सेकंड लाइन को r इज इक्वल टू, अब r1 तो दोबारा लिख नहीं सकते तो r2 लिखिए, लेमडा म्यू लिखिए, म्यू इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है अपनी लाइन में, और ये जो दिखता है म्यू के आगे वो वेक्टर m2 बोल दो उसको। आपको r1 r2 m1 m2 क्लियर कट दिख रहे हैं। और आप क्या करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूले का न्यूमरेटर पहले कैलकुलेट करो। मतलब आप m1 क्रॉस m2 निकालने लग जाओ, m1 क्रॉस m2 कैलकुलेट करने लग जाइए। आई जे के इन फर्स्ट रो, वेक्टर m1 इन सेकेंड रो, वेक्टर m1 क्या है 2 माइनस 1 1, m2 इन थर्ड रो 3 माइनस 5 2, क्रॉस प्रोडक्ट सबको आ ही गया होगा, अब तक बहुत सीखा आपने। और इस डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन i के साथ -2 प्लस 5 3 हो गया, माइनस j के साथ में रो एंड कॉलम कैंसल्स 4 माइनस 3 1 विद k, रो एंड कॉलम कैंसल्स -10 प्लस 3 -7, i के साथ -2 प्लस 5 3, माइनस j के साथ में 4 माइनस 3 1, k के साथ में -10 प्लस 3 -7, m1 क्रॉस m2। अब आप निकालिए r2 माइनस r1 इक्वल टू, यहीं से कर लो तो और अच्छा है, 2i माइनस i हो गया, j माइनस j 0j, माइनस के माइनस 0k माइनस के, माइनस करना आता है, इतना तो आता ही होता है। इसमें से उस वाले वेक्टर को माइनस कर दिया, r2 माइनस r1 भी अपना रेडी हो गया। देखो
2i माइनस आई, आई लिख दिया, j माइनस जे 0 और माइनस के एक्स्ट्रा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो न्यूमरेटर रेडी हो जाएगा एसडी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर तैयार हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो m1 क्रॉस m2 डॉट प्रोडक्ट विद r2 माइनस r1, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट करना भी आपको आता है, क्यों नहीं। आई कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद जे कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड, -1 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद के कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड, -7 इंटू -1, और इस तरह से ये 10 हो गया। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 10 हो गया। m1 क्रॉस m2 जो ये वाला वेक्टर है, इसका मॉड ले लो, तो मॉड m1 क्रॉस m2 इज अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, स्क्वायर रूट 59। कहीं भी डाउट हो हमें पूछो। और अब लिख दो आप एसडी वाला फार्मूला जो आपने याद किया हुआ है, यहां पे फार्मूला जरूर, m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाय मॉड m1 क्रॉस m2। फार्मूला याद करो, अभी याद करो, बाद में नहीं। ये देखो इजी फार्मूला है, नॉट सो डिफिकल्ट, थोड़ा देखने में ही लेंदी लगता था। तो न्यूमरेटर आपका 10 हो गया और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 59। मॉड लोगे तो यही आएगा, नेगेटिव आ जाए तो बाहर वाला मॉड काम करके पॉजिटिव करेगा। यही आंसर है। आप रेशनलाइज करना चाहे कर देने तो ये भी अच्छा लगता है। यूनिट्स लिख दो आगे, हो गया। देखो डाउट पूछो बेटे, कितना इजीली हो गया, इतना लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वजह से ये अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन की हेल्प ले ली हमने, इसे R1 बोल दिया, इसे R1, इसे R2, इसे M2, तो क्वेश्चन की हेल्प ले ली तो कम स्पेस में आ गया, बड़े आराम से आ गया। एग्जाम में तो R1 M1 R2 M2 सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन 1 के नीचे वाला 2 और 2 के नीचे वाला सारा आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँ क्वेश्चन भी लिख के देना पड़ेगा, तभी सही होगा। देखो डाउट पूछो। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाय मॉड m1 क्रॉस m2। और अब ये फाइनल नहीं हुआ, अभी और है क्वेश्चन। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस आर गिवन। अब ये जो वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका फॉर्म सही नहीं है। जो लेमडा होता है ना, लेमडा या टी है, टी and t available at several places, here as also here, as available at several places। तो ये अभी इक्वेशन हमारी सही नहीं लिखी हुई है। आप इक्वेशंस को रीराइट करें तभी ये सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो रीराइट द इक्वेशंस, ठीक। वेक्टर r इज इक्वल टू I फिर माइनस टी आई प्लस टी जे, टी वालों को एक साथ लिखो, प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k यहां आएगा, माइनस 2pk। इसको एक बार इधर लिखता हूं, फाइनल r इक्वल टू, ये सारे टुगेदर कर दो, बिना टी वाले टुगेदर, I माइनस 2j प्लस 3k, बिना टी वाले टुगेदर, और प्लस टी करके टी वाले अलग कर लो। टी वाले कौन कौन है, माइनस i प्लस j माइनस 2k, ये टी वाले अलग कर दिए। और अभी से चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा, यहाँ t है और आगे जो लिखा है वो वेक्टर m1 है, i प्लस 2j प्लस मतलब माइनस i
माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, वो आपका m1 हो गया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसे रीराइट कर डाला और 1 को ये 2 इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, जिसमें आपको R1 और M1 क्लियर नजर आ रहा है। अब जो इसको 3 बना दिया, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करना पड़ेगा, तो रीराइट टू उसे भी कर लेते हैं। ठीक, वेक्टर आर इज इक्वल टू एस आई प्लस आई प्लस 2SJ माइनस जे, एस वाले एक तरफ, रिमेनिंग दूसरी तरफ, माइनस 2SK माइनस के, एक बार सारा मटेरियल यहां रीराइट करो अच्छी तरह। एस वाले अलग लिखने हैं, पहले ये लिखो रिमेनिंग आई माइनस जे माइनस के, फिर प्लस एस करके जो भी आ जाए अंदर, एस के साथ आएगा आई फ्रॉम हियर प्लस 2J फ्रॉम हियर और माइनस 2K फ्रॉम हियर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई, जिसे R इज इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2 S M2 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब तो बिल्कुल क्लियर, R1 M1 R2 M2। आपकी ड्यूटी है M1 क्रॉस M2 अरेंज करें, फिर R2 माइनस R1, फिर मॉड M1 क्रॉस M2, उसके बाद फार्मूले में पुटिंग कर दें, आंसर आ जाएगा। सो लेट अस ट्राई M1 क्रॉस M2। यहां तक किसी को डाउट है, पूछ लो। सो ट्राई M1 क्रॉस M2 नाउ। M1 M2 दोबारा नहीं लिखूंगा भाई, एग्जाम में आप क्लियर लिख देना, R1 इज दिस M1 इज दिस, थोड़ा और अच्छा लिखना। अच्छा, यहां तो हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। M1 क्रॉस M2 एज IJK, M1 की वैल्यू -1 1 -2 और M2 की वैल्यू 1 2 -2। एक्सपांड करें I के साथ -2 प्लस 4 2 माइनस J के साथ में रो कॉलम कैंसल करके 2 प्लस 2 4 और K के साथ में रो कॉलम के -2 -1 -3। आप देखिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताओ, और नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा। ओके, तो मॉड M1 क्रॉस M2 की तैयारी हम यहीं पे कर देते हैं, स्पेस है अपने पास यहाँ। M1 क्रॉस M2 जो अभी निकाला उसी का मॉड इस एरिया में मैं लिख देता हूं, डिवीजन नहीं है ये, वैसे ही मॉड निकाला हुआ। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 29 आ गया। तो M1 क्रॉस M2 आ गया, मॉड M1 क्रॉस M2। अब हमें R2 माइनस R1 अरेंज करना है और फिर M1 क्रॉस M2 का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो R2 माइनस R1 गेटिंग रेडी नाउ। ठीक है, R2 माइनस R1 के लिए मैं यहां पर आपका R1 अगेन डिक्लेयर कर देता हूं। R1 I माइनस 2J प्लस 3K है इस क्वेश्चन में, और वेक्टर R2 यहां दिख रहा है आपको, फिर भी चलो लिख देता हूं I माइनस J माइनस K, ये वेक्टर R2 है, और I माइनस 2J प्लस 3K ये R1। तो R2 माइनस R1 निकाल लीजिए। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू I माइनस I 0 I माइनस J प्लस 2J प्लस J
माइनस के -3 के -4 के। M1 क्रॉस M2 बिल्कुल क्लियर आपको इस जगह पर दिख रहा है। मैं M1 क्रॉस M2 यहां पास में भी लिख देता हूं, कॉपी कर देता हूं आपका। M1 क्रॉस M2 की वैल्यू 2i -4j -3 के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, -4 बन जा -4, -4 इंटू -3 +12, दिस इज A। तो M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 ये रहा, मॉड M1 क्रॉस M2 ये है। डिवीजन कर दें तो आपकी SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तैयार हो जाएगी। इट इज इक्वल टू, फार्मूला जरूर लिख के देना, M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 बाय मॉड M1 क्रॉस M2, और मॉड लगा दिया 8/√29। ये यूनिट्स में आंसर रेडी हो गया। अब देखिए कुछ और क्वेरी हो तो पूछ लो बेटे। सो दिस क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी भी और भी है, कल और भी क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड वेदर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। अब की बार पता लगाना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है क्या। इंटरसेक्टिंग के लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होनी चाहिए। मतलब M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 शुड बी 0, उसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ऐसा पता लगता है कि जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वो कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए भी, तो इंटरसेक्टिंग है पर हमें जस्टिफाई करके देना पड़ेगा। शो वेदर, फाइंड वेदर लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो लाइन थोड़ा क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं। ये हमारा R1 है, ये मटेरियल में थोड़ा राउंड सा करके बता देता हूं। ये वेक्टर R1 लेके चलना, ये लैम्डा के बाद जो लिखा है इसे वेक्टर M2 अंडरस्टैंड करना, और ये वेक्टर R इक्वल टू R2 दिया हुआ है ये वाला, इसे आप R2 अंडरस्टैंड करें, और म्यू के बाद जो लिखा है वो वेक्टर M2 इसे अंडरस्टैंड करें। वो पहले वाला वेक्टर M1 है, वो गलती से मैंने M2 लिख दिया। R1 M1 R2 M2। एग्जामिनर को भी अच्छी तरह बताना पड़ेगा हमारा R1 ये है, M1 ये है, R2 ये है, M2। तो M1 क्रॉस M2 निकालते हैं। अच्छा, इस जगह पर अगर माइनस साइन है तो भी आप वेक्टर M1 को इतना ले सकते हैं, क्योंकि जो माइनस लैम्डा है ना वो कोई प्लस टी है, कोई फर्क नहीं है। और आप चाहें तो माइनस को अंदर एडजस्ट करके फिर M1 लेना, आप चाहें तो माइनस यहां पर प्रेजेंट हो फिर भी इसे M1 लेंगे तो गलत नहीं आएगा। कोई भी रिजल्ट कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा कैन बी पॉजिटिव, लैम्डा कैन बी नेगेटिव। अगर यहां माइनस लैम्डा हो तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अगर माइनस लैम्डा है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर दोगे तो चल जाता है। प्लस म्यू है तो यहां माइनस म्यू हो तो भी आप इसे वेक्टर M2 ले लोगे तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चल तो जाएगा। पर हो सके तो आप उस नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करके फिर वेक्टर M2 अज्यूम करना तो ज्यादा अच्छा है। M1 क्रॉस M2 ये रहा। वेक्टर M1 को रीड करें, 3i माइनस जे है, वो 3 - 1 के इज नॉट देयर, तो M2 को रीड करें 2 0 3, वो के कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट इज 0 देयर। 3 - 1 0 और फिर 2 0 3,
इवेल्युएट करना हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता। -3 आ गया यहाँ तो डिटर्मिनेंट की सिंपल कैलकुलेशन, रो कॉलम कट करके 9 आ गया इधर, और के साथ में रो कॉलम कट करके ना 0+2 आ गया। ये M1 क्रॉस M2 बहुत ही अच्छी फॉर्म में तैयार दिख रहा है। और एक बार लिख देता हूं, -3i 9j + 2k हो गया। R2 - R1 सारा कुछ आपको यहां दिख रहा है, वी कैन मैनेज इट। R2 - R1 इज इक्वल टू 4i - i तो 3i हो गया, -j ओके है। एक मिनट रुकना, दिस माइनस दैट कर रहा हूं, 4i - i 3i -j -k +k 0k। इनका आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, M1 क्रॉस M2 डॉट R2 - R1 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो -3 × 3 -9 -9 × -1 +9 2 × 0 0, ये 0 आ गया। M1 क्रॉस M2 डॉट R2 - R1 is 0, सो लाइन्स इंटरसेक्ट। यही उन्होंने बोला था, फाइंड वेदर लाइन्स इंटरसेक्ट। तो अब आंसर इज यस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। गिवन लाइन्स are intersecting because condition of intersection is satisfied। because क्यों intersecting है? because M1 क्रॉस M2 डॉट R2 - R1 has turned out to be 0, और इसलिए लाइंस कैसे, कोप्लेनर, इनको कोप्लेनर भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, और यही कंडीशन कोप्लेनरिटी की है। तो कोप्लेनर प्रूव करने को आ जाए तो भी यही बोल देना, और इंटरसेक्टिंग करने को आ जाए तो भी यही बोल देना। अब ये कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है 2D में हम लोग दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं, x + y = 5 3x - y = 4, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 3D में भी इनको सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। दोनों के वेक्टर आर्स को कंपेयर कर दो, तो आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएंगी। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो या म्यू की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। मतलब इनका उस तरह XYZ की तरह सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसमें वेक्टर आर को ही एलिमिनेट कर देते हैं सीधा। तो इनको सॉल्व करने लग जाओ, वेक्टर आर की जो ये फुल वैल्यूज है ना, इनको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कर तो लैम्डा और म्यू आ जाएंगी। फिर आप लैम्डा यहां लिख दो या म्यू यहां लिख दो, दोनों से भी सेम आंसर आता है। लैम्डा की वैल्यू 4 आई, म्यू की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ 4 लिख दो या 1 लिख दो, तो आंसर सेम आएगा। तो यही चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाती है। आपको पता है ना, x, y इनको सॉल्व करते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है, x, y। x, y की वैल्यू को इंटरसेक्शन कहते हैं, यहाँ वेक्टर r की वैल्यू को इंटरसेक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है। वहां x, y वो रोल यहाँ वेक्टर r प्ले कर रहा है। आपको वेक्टर r की वैल्यू निकालनी है। वेक्टर r की कौन सी वैल्यू, जिसमें लैम्डा ना हो, यूनिक वैल्यू, तो वो निकालनी है। तो आप क्या करो, इन दोनों के लिए सॉल्व करो। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कंपेयर 1 and 2। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू वैल्यूज ऑफ वेक्टर आर इक्वल, वो दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसे शॉर्टकट में लिख सकें तो बहुत अच्छा है। देखिए, वेक्टर आर की फुल वैल्यू लेफ्ट में लिखनी है। अच्छा, एक सेकंड रुकना, क्योंकि वो वैल्यू आप नहीं देख पा रहे हो, तो मैं उसको अरेंज कर देता हूँ यहाँ।
वेक्टर आर की वैल्यू इधर लिखो, वेक्टर आर की वैल्यू को कंपेयर करो। अच्छा, सॉल्व 1 2, शॉर्टकट में बोले तो सॉल्व 1 2 फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस कर दो, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के प्लस ये लेमडा वाला लिखो, सारी वैल्यू लिखनी है वो तो 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे, पूरा लेमडा का वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया। आज इसको आ जाओ, वेक्टर आर टू लिखा इक्वल टू, वेक्टर आर टू आपका 4i माइनस के प्लस म्यू भी अंदर मल्टीप्लाई करके फुल्ली सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दो, तो 2 म्यू आई प्लस 3 म्यू के, जितना भी वैल्यू 3 म्यू के। हाँ, तो आपने क्या किया, पूरा वेक्टर आर इधर लिखा, फर्स्ट लाइन का वेक्टर आर यहां कॉपी कर डाला, इक्वल टू सेकेंड लाइन का वेक्टर आर इधर कॉपी कर डाला, और आपका काम है लेमडा और म्यू की वैल्यूज निकालना। अब एक काम और, इनको ज्यादा सिंप्लीफाई ना करके ऐसे करो, 1 प्लस 3 लेमडा इंटू आई कर दिया, फिर जे माइनस लेमडा जे, 1 माइनस लेमडा जे कर दिया, फिर माइनस के, लेफ्ट वाला पॉइंट इकट्ठा कर दिया आई जे के करके, राइट में भी यही काम करो, 4 प्लस 2 म्यू इंटू आई, जे तो राइट में दिखता ही नहीं बिल्कुल, तो के वाला टुगेदर कर दो, के वाला आएगा -1 प्लस 3 म्यू या 3 म्यू माइनस 1। अब दोनों साइड को कंपेयर कर लो, तो 1 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट साइड में जे एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड -1 के कंपोनेंट या -1, राइट साइड में के कंपोनेंट 3 म्यू माइनस 1, तो लेमडा की वैल्यू यहां 1 आ गई, देखो 1 इक्वल टू लेमडा, यहां 1 कट के म्यू की वैल्यू 0 आ गई, लेमडा म्यू की वैल्यू इधर लिख के देखो, यहां पर लेमडा और म्यू की वैल्यू यहां पर लिख दो, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 0, 4 इक्वल टू 4 क्या आ गया, ट्रू आ गया। वैल्यूज of lambda mu obtained from last two equations do satisfy first. That's why lines intersect. Once more it is confirmed that lines intersect. अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगी तो थर्ड जो इक्वेशन जनरेट हुई ये अनसेटिस्फाइड रहेगी, इसमें ये सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस इक्वेशन इंश्योर्स दैट लाइंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव किया था m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 इक्वल टू 0, ये एक्चुअली तो एक्स्ट्रा पार्ट है, लाइंस इंटरसेक्ट इस अकेले पार्ट से भी प्रूव हो जाता है। फिर भी एग्जाम में आए तो आपको ये पार्ट शो करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है ये, लेकिन हम लोग अगर ये ना करते तो यहां से भी हम बोल सकते हैं यस लाइंस इंटरसेक्ट, क्योंकि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर भी आपको सारा करना है, शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट में शॉर्टकट मार्क्स दे देंगे, वो गलती हो जाएगी। अब आप लेमडा की वैल्यू 1 या म्यू की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 2 में पुट कर दो। ये देखो 1 और 2 दिख रहे हैं आपको, इसमें लेमडा 1 पुट कर दो फर्स्ट में, या म्यू इक्वल टू 0 पुट कर दो सेकंड में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 हमें इजी पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। नाउ put mu equal to 0, mu
equal to 0 in equation number 2 to get वेक्टर आर एक्स वाई जेड की जो ये पर्टिकुलर वैल्यू आई, यही आंसर है 4i माइनस के। आप लेमडा की वैल्यू 1 यहां पुट करके अभी देख लो, बहुत आसान है ना, 1 वैल्यू चेक किया जा सकता है। 3i प्लस आई कितना आएगा, 4i आएगा, वो यहां पर है। माइनस जे प्लस जे कितना आएगा 0, और माइनस के वो यहां है, ये देखो सेम आंसर आएगा। यू पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन फर्स्ट और म्यू इक्वल टू 0 इन सेकेंड, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर, एंड दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4 0 माइनस 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जामिनर को ठीक से समझाना है। ओके, ये आपको मार्क दिलवा देगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा लिखिए। हाँ जी बेटा, कोई डाउट कंफ्यूजन हुआ हो? दोनों लाइंस के वेक्टर आर को कंपेयर कर दो, लैम्डा म्यू निकाल के वापस पुट कर दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सबसे इजी प्रोसीजर है, और भी प्रोसीजर्स हैं इसके, बेस्ट प्रोसीजर है वेक्टर आर की दोनों वैल्यू को कंपेयर करके सॉल्व कर डालो। अब ये देखिए कार्टेशियन वर्सन है, उसी टाइप का क्वेश्चन। शो दैट दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस ये इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके अपने पास दो प्रोसीजर है क्वेश्चन करने की। एक प्रोसीजर यही है अभी जो किया था ना, कि दोनों लाइंस को वेक्टर में कन्वर्ट करना है और m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 को नॉन जीरो प्रूव कर दें। जीरो m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 जीरो आता है इंटरसेक्ट के लिए, तो नॉन जीरो आता है नॉट इंटरसेक्ट के लिए। तो एक प्रोसीजर ये है, और इसके अलावा एक न्यू प्रोसीजर भी है। और जहां तक आपका सवाल, आपको तो न्यू ओल्ड सारे आने ही चाहिए। तो ये लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर करता हूं। डू नॉट इंटरसेक्ट के लिए मतलब कार्टेशियन के लिए जो बेटर प्रोसीजर, दो है प्रोसीजर, तो वैसे एक दोनों है, दो हैं, तो उसमें से मुझे लगता है जो ज्यादा अच्छा प्रोसीजर है वो है ये कि आप टू लाइंस को इनके साथ कंपेयर करो। ये ज्यादा अच्छा वाला, अच्छा x माइनस x1 बाय a1। देखिए सिंगल लाइन कैसे लेते हो, x माइनस x1 बाई ए, बाय माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाई सी, ऐसे लेते हो सिंगल लाइन कार्टेशियन वाली। और ये याद नहीं है फिर तो आप पीछे हो। और क्योंकि हमें टू लाइंस की जरूरत है, तो दूसरी लाइन x माइनस x2 बाय ए, बाय माइनस y2 बाय बी, z माइनस z2 बाय सी। अब देखना फर्स्ट लाइन में x1 y1 z1 पॉइंट लेना पड़ता है, तो सेकेंड लाइन में x1 y1 z1 ले लोगे तो सेम लाइन हो जाएगी। तो इसमें पॉइंट क्या होगा, x2 by2 z2। और स्लोप में भी फर्क है, a1 b1 c1 इन फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 इन सेकेंड लाइन। ये स्टैंडर्ड लाइंस याद करें। जब भी टू लाइंस, टू कार्टेशियन लाइंस आपके सामने होंगी, तो फर्स्ट विल बी कंपेयर्ड विद दिस, सेकेंड विल बी कंपेयर्ड विद दिस, और इसको याद करो। इसमें फिर x1 की वैल्यू 1 है सामने, y1 बताओ, y1 एक जना बताओ। अच्छा y1 कितना है बेटे, -1। यस, माइनस y1 इज 1, तो y1 इज -1, z1 इज 1, a1 इज 3, b1 इज 2 एंड c1 इज 5। ये आपका रेडी हो गया मटेरियल। इधर इसे इसके साथ कंपेयर कर दो, तो x2 इज 2, y2 इज 1, z2 बताओ बेटे, -1। यस, -1। हाँ सब लोग ध्यान दो, माइनस z2 इज 1,
तो Z2 इज -1। तभी मैं पूछता हूं कि Z2 क्या है, क्योंकि वहां थोड़ा क्वेरी है। एक और बात, लाइन जब लाइन को कंपेयर करें तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट उस समय 1 इंश्योर किए जाए। योर लाइन मस्ट कंटेन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एज यूनिटी। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जब तक 1 ना हो जाए तब तक लाइन को टच भी नहीं करना। लाइन का क्वेश्चन तभी स्टार्ट होगा जब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 हो जाए, तभी स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ A2 इज 4, वैल्यू ऑफ B2 इज 3, वैल्यू ऑफ C2 इज -2। अच्छा, जो इसके मैंने बताया 2 मेथड है, कोई भी मेथड करें, 2 में कोई भी मेथड करें, इतना वर्क दोनों में करना पड़ता है। इसके बाद क्योंकि कार्टेशियन का क्वेश्चन है तो कार्टेशियन में एक अच्छी कंडीशन अवेलेबल है अपने पास, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन। तो क्योंकि कार्टेशियन का क्वेश्चन है और कार्टेशियन की कंडीशन अच्छी भी है, तो हम फिर उसी को याद करके अप्लाई करें तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा होगा। वैसे दूसरा प्रोसीजर क्या है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं। देखो वेक्टर R1 ये है, R2 ये है, M1 ये है, M2 ये है, तो M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 नॉट इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कोप्लेनरिटी का दूसरा प्रोसीजर है वो इसमें ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि कार्टेशियन वाला क्वेश्चन है। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन में यहां लिखना, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर लिखना चाहिए, चलो फॉर लिख देता हूं। कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, ये कंडीशन सब लोगों को याद करनी है। यही कंडीशन ना इंटरसेक्शन की है, यही कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी है कि बोथ लाइंस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन समझते हैं ना, एक ही प्लेन में दोनों लाई करें। जैसे कि ये वाला प्लेन है ये, और इसमें 2 लाइंस लाई करें, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन इसी प्लेन में लाई करें तो इन लाइंस को कहते हैं कोप्लेनर लाइंस। और कोप्लेनरिटी की भी वही कंडीशन है जो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो वो लाइंस कोप्लेनर जरूर होंगी। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन और कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी 3D में सेम है। तो कोप्लेनर प्रूव करने को आ जाए तो यही लगाना है, नॉन कोप्लेनर प्रूव करने को आ जाए तो भी यही इसी को डिस्प्रूव करके देना है, और इंटरसेक्शन प्रूव करने के तो भी यही करना है। तो वो कंडीशन है, ये याद करो सब लोग, x2 माइनस x1 बाय 2 माइनस बाय 1 z2 माइनस z1। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन के देखते हैं ना DRC, A1 B1 C1, वो इसके नीचे लिख दो A1 B1 C1, और सेकेंड लाइन के जो DRs है A2 B2 C2 वो थर्ड रो फॉर्म करेंगे इक्वल टू 0। यही है कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन या कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, एक ही बात है। और दोनों लाइनें एक ही प्लेन में लाई करती है, इस बात की ये कंडीशन है। और एक बात और बताऊं मैं कि ये जो सफिक्स 2 है ना, सफिक्स 2 को रिमूव कर दो, फिर इसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर दो तो इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, इस पेपर की इक्वेशन आ जाएगी, जिस पेपर में ये दोनों लाइनें एग्जिस्ट करती हैं। जिस पेपर के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइनें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो दो पेपर की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सफिक्स 2 को ड्रॉप कर दो और इस जो बचा है उसकी कैलकुलेशन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। प्लेन तो अभी हमने सिखाया भी नहीं है, प्लेन अगला चैप्टर है, लेकिन यही प्लेन बन जाता है सफिक्स 2 ड्रॉप करके। तो अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं कि ये कंडीशन है, देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। लेट अस चेक नाउ। हाँ बेटे। सर लेकिन 3D में कंडीशन कोप्लेनर कैसे हो सकती है? 3D में सर 3D में कंडीशन कोप्लेनर कैसे हो सकती है? 3D में लाइंस कोप्लेनर हो सकते हैं बेटे। सर बट वो अगर प्लेन्स पे लाई करेंगे तो 3D कैसे होंगे?
नहीं, अच्छा 3D में जेड कोऑर्डिनेट जीरो कर दो ना तो 2D आ जाती है, तो जो 2D है वो 3D में इन्वॉल्व है। अच्छा, अच्छा ओके सर। मतलब 3D का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा स्पेस में रहेंगे, हम फ्लोर को भी स्टडी कर रहे हैं x, y, 0 के साथ। ठीक है, फुल चैप्टर है अपना प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर। अच्छा, एक बात और है कि प्लेन देखो ये भी था, इस पेपर से थोड़ा ऊपर अगर आपको दिखता था, ऊपर चले आए तो ये स्पेस में ये भी प्लेन हो गया, ये देखो प्लेन हो गया, तो वो लाइंस यहाँ पे आके कोप्लेनर हो जाएगी एक प्लेन में, तब भी तो है ना, ये देखो। यस हाँ, सर। स्पेस में प्लेन है और स्पेस में ही लाइंस है, वो लाइनें प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और वैसे तो 2D 3D के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो 2D पर्टिकुलर केस ऑफ 3D, हम लोग 3D कर रहे हैं तो 2D पर्टिकुलर केस ऑफ दिस। किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशंस है लाइंस की, दो 3D में लाइंस है, इनमें जेड को ना जीरो कर दो, जेड हटा दो, फिर ये टू लाइंस, एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, फिर भी ये दो लाइनें फिर भी है, 2D की लाइंस है। जेड को, जेड कोऑर्डिनेट मतलब जेड को बिल्कुल टोटली रिमूव कर दो, दीज आर 2D लाइंस इन दैट केस। ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, और इसका मटेरियल ऊपर लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम अब कैच करके और वैल्यूज देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जनरली स्मॉल डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑलवेज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा, इसे मतलब डेल्टा भी बोल सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। तो डेल्टा की वैल्यू आई x2 माइनस x1, वहां से बताओ 2 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस बाई 1 1 प्लस 1 2, z2 माइनस z1 माइनस 2, फिर a1 b1 c1 3 2 5 right here, a2 b2 c2 4 3 minus 2 right here, and calculate। ये नॉन जीरो आने वाला है क्योंकि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन्होंने प्रूव करवाया हुआ है। तो देखते हैं क्या आता है। 1 into -4 -15 -19 with -2, रो एंड कॉलम कैंसल, -6 -20 -26 with -2, रो कॉलम कैंसल, 9 -8 1। ये देखिए नॉन जीरो बिल्कुल है, नॉन जीरो है, ये 52 और ये 21 नॉन जीरो आ गया। सो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। और जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते तो वो इंटरसेक्शन क्या पूछेंगे, इंटरसेक्शन तो पूछ ही नहीं सकते। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो हम अब आगे चलते हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछने लग जाएंगे। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चंस हैं ये शीट जाएगी आपके पास, या वीडियो भी जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को भी लिखना है आपने सॉल्यूशन के पहले, क्योंकि नंबर कहीं कहीं फर्क भी है, नोट्स के नंबर से इसमें फर्क है कहीं कहीं। तो इसलिए आपने क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ लिखना। अच्छा, अच्छी तरह 3D के नोट्स, मेरे कहने से 3D के नोट्स आप कंप्लीट तैयार करना विद क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्यूशन आर्टिकल। ठीक है, 3D में लेजीनेस नहीं करनी बिल्कुल भी, नहीं तो आपको लास्ट मिनट पे तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन भी लिखें, नीचे सॉल्यूशन लिखें। शो दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब की ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस इन्होंने दे दी, तो चलो देखते हैं इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। इनको हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन हमने बताया किसके साथ करेंगे। फर्स्ट लाइन विल बी कंपेयर्ड विद x minus x1 by a1 y minus y1 by b1 z minus z1 by c1 के साथ फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। सेकंड विल बी कंपेयर्ड विद x minus x2 by a2,
बाय माइनस बाय टू बाय B2 is equal to Z minus Z2 by C2. It is very easy to compare. फर्स्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड कंपैरिजन करें, यू गेट वैल्यू ऑफ x1 एज 5 y1 इज 7, z1 आप बताओ बेटे। -3. -3 राइट, एंड a1 इज 4, b1 इज also 4, c1 seems to be -5. इधर x2 is 8, y2 is 4, z2 is 5, a2 is 7, b2 is 1, c2 is 3। और इंटरसेक्ट की कंडीशन हम लोगों को याद है, तो कंडीशन is this determinant equal to 0, x2 minus x1। याद करो, अभी कल के लिए नहीं छोड़ना, कल tomorrow never comes। ये देखो a1 b1 c1, अभी याद करो, कितना आसान है, a2 b2 c2। सेकेंड और थर्ड लाइन में तो DRs हैं, DRs ऑफ फर्स्ट लाइन, और थर्ड रो में DRs ऑफ सेकेंड लाइन। और जो फर्स्ट रो है वो भी डायरेक्शन रेशियो से बनी हुई है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये भी DRs हैं जो 2 पॉइंट फॉर्म के डिनोमिनेटर में आते हैं। ये वो चीजें हैं 2 पॉइंट फॉर्म के डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आया करता है, ये वही है। तो तीनों रोज में क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसी न किसी फॉर्म में DRs भरे हुए हैं। और अब कैलकुलेशन करने चलते हैं। x2 माइनस x1, तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 8 माइनस 5 3, y2 माइनस y1 माइनस 3, z2 माइनस z1 8। इसके बाद तो आसानी हो जाता है, a1 b1 c1 4 4 माइनस 5, a2 b2 c2 7 1 3। और इस बार ये 0 आने वाला देखता हूं। 12 प्लस 5 17 विद प्लस 3, रो कॉलम कैंसल्स, 12 प्लस 35 बहुत बड़ा नंबर आ गया, प्लस 8 के साथ रो कॉलम कैंसल, 4 माइनस 28, ये माइनस 24 है। ठीक, अच्छा कैलकुलेशन थोड़ा कम किया जा सकता है, 3 कॉमन ले लो बाहर तो कुछ कम पड़ जाएगा कैलकुलेशन। ये 17 रह गया, प्लस ये रह गया आपका 47, और ये 3 8 जा 24, 8 8 जा 64 कर दो। 24 को 8 काउंट कर लिया, फिर 8 8 जा 64 कर दिया, और ये देखिए 64 माइनस 64 श्योर 0 आ गया। 0 तो वो आना ही था, वो तो पहले से पता था कि शो दैट लाइंस इंटरसेक्ट। इसमें वो नहीं था फाइंड वेदर इंटरसेक्ट, नहीं, शो दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो लाइंस आर रियली इंटरसेक्टिंग। डेल्टा 0 आ चुका है, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। फर्स्ट पार्ट इज डन, लेकिन क्वेश्चन में एक और पार्ट था, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। पहले तो फर्स्ट लाइन का कोई भी डाउट आप पूछिए, मैं बताऊंगा। यही है, सारा ही है, ऑलमोस्ट ये सामने है। इसके बाद आपकी लेबर ज्यादा है इसमें, क्योंकि वो कैलकुलेशन ये सब मतलब लेबर आपकी है, अंडरस्टैंडिंग इतना हार्ड तो लगता नहीं मुझे। ठीक ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एज ए टीचर नहीं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नॉट वेरी डिफिकल्ट, कैलकुलेशन है, करना आता है बच्चे को। ओके, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला पार्ट करता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किसी न किसी फॉर्म में आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 3D इक्वेशंस हैं, बिल्कुल सोचो कि वैसे 10th क्लास की तरह सॉल्व कर देंगे तो सो तो नहीं होगा,
थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है इनका सल्यूशन, तो मैं आपको सल्यूशन करना बताता हूं कि इन लाइनों को कैसे सॉल्व करना। निकालना तो एक्स बाई जेड ही है, दोनों का कॉमन एक्स बाई जेड वही कॉमन पॉइंट होगा। दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, ये देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो कॉमन पॉइंट का एक्स बाई जेड आपको निकालना है। और ये कॉमन पॉइंट तभी आएगा जब दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब डायरेक्टली ये सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि ये इक्वेशंस ऐसी स्ट्रेंथ सी लिखी हुई है। तो इसका जो सही तरीका सॉल्व करने का वो है ये x माइनस 5/4 y माइनस 7/4 z प्लस 3/-5 इक्वल टू आप लेमडा बोल दो। ये इन तीनों को ही लेमडा बोल दो, जिससे x बाई जेड यहाँ का पता लगेगा। यहाँ का x बाई जेड और वहां का x बाई जेड दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के x बाई जेड सेम होते हैं। तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों लाइंस का x बाई जेड इक्वल होता है। तो इधर का x बाई जेड निकालो और इधर से भी अभी x बाई जेड निकालूंगा और फिर इक्वेट कर देंगे। x माइनस 8/7 y माइनस 4/1 z माइनस 5/3 और हो रहा है क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने छोटी सी हेडिंग डाल दी, स्पेस कम थी इसलिए। ठीक, इक्वल टू म्यू कर दो। फर्स्ट लाइन को इक्वल टू लेमडा बोलो, सेकेंड लाइन इक्वल टू म्यू कर दो, और फर्स्ट लाइन से अब एक्स बाई जेड अरेंज करो, सेकेंड लाइन से एक्स बाई जेड अरेंज करो और दोनों एक्स बाई जेड को इक्वेट कर दो, क्लैश करा दो, तो अपने आप एक्स बाई जेड की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू तैयार हो जाएगी। देखो यहां से x कितना आया, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट करें, मतलब x माइनस 5/4 इक्वल टू लेमडा, y माइनस 7/4 इक्वल टू लेमडा, z प्लस 3/-5 इक्वल टू लेमडा। इससे x रेडी हो गया 4 लेमडा प्लस 5, इससे x आ गया 4 लेमडा प्लस 5, इससे y आया 4 लेमडा प्लस 7, इससे z आया माइनस 5 लेमडा माइनस 3। और आपको समझ में नहीं आया तो आप बताओ, ये थोड़ा सा ही है, 4 लेमडा और 7 उधर ऐड कर दिया। z की वैल्यू माइनस 5 लेमडा माइनस 3, वैल्यू ऑफ x 4 लेमडा प्लस 5, फ्रॉम हियर यू सी म्यू। इसी तरह यहां करो, x माइनस 8/7 इक्वल टू म्यू, y माइनस 4 इक्वल टू म्यू, z minus 5 is equal to 3 mu. X can be found, yes, 7 mu plus 8. Value of y 4 plus mu. Value of z 3 mu plus 5. x की वैल्यू इक्वेट कर दो, y की इक्वेट कर दो, क्योंकि आपने समहाउ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये वाला x उधर यूज कर सकते हो, वो वाला x इधर यूज, जैसे भी हो आप इनको सॉल्व करो। सारी इक्वेशंस हैं, कितनी है, 6 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करो। एक्स बाई जेड चाहिए हमें, कौन से पर्टिकुलर एक्स बाई जेड, ये कैसे जनरल, लेमडा के साथ जनरल एक्स बाई जेड है। तो वी हैव फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव द फॉलोइंग 4 लेमडा प्लस 5, इधर वाले एक्स की वैल्यू उधर वाले एक्स के इक्वल कर दो। अच्छा, y की वैल्यू भी इक्वल कर दो, 4 लेमडा प्लस 7 इज 4 प्लस म्यू दैट साइड। z की वैल्यू इक्वेट कर दो, माइनस 5 लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 5, और फ्रीली चलते रहिए। गलत हो गया तो कैच पकड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास इक्वेशंस है 3 और 2 के सोल्यूशन से लेमडा म्यू आ जाएगा। गलत हुआ तो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो इसलिए मिस्टेक पकड़ जाएगी। अगर कोई मिस्टेक होती है ना तो टेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती इनमें। 4 लेमडा माइनस 7 म्यू इज 8 माइनस 5 दैट इज 3। यहां से आ जा, 4 लेमडा माइनस म्यू, बहुत अच्छी इक्वेशन है, 4 लेमडा माइनस म्यू 4 माइनस 7 माइनस 3, एंड लास्ट इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं, माइनस 5
लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 8। इन दोनों को सॉल्व करना बड़ा इजी है, क्योंकि माइनस करके, और थोड़ी हार्ड भी होती तो भी इनको सॉल्व हो ही जाता है। ये तो माइनस ऐसे कर दिया, ये कैंसिल हो गया। माइनस 7 म्यू प्लस म्यू माइनस 6 म्यू इक्वल टू 6। म्यू की वैल्यू -1, आई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इट इन फर्स्ट। तो 4 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो 4 लैम्डा इज -4, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा म्यू यहां पुट करके टेस्ट कर लो कि राइट है कि रॉन्ग है। तो यहां पर लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू -1 जो अपनी फाइंडिंग है, तो इसमें पुट करके देख लो, -5 इंटू -1 -3 इंटू -1 इक्वल टू 8। ट्रू आ जाने से एक तो ये कंफर्म हो गया कि लाइंस आर रियली इंटरसेक्टिंग। मतलब आपने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था वो ना भी करो तो भी ये खुद सफिशिएंट है इंटरसेक्शन के लिए। ये जो प्रोसीजर है वो सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आप एग्जाम में वही करना जो मैंने सिखाया, फर्स्ट पार्ट करके देना, यस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ट्राई करना। अब लैम्डा म्यू आ चुके हैं, लैम्डा और म्यू ये दोनों की वैल्यू -1 है। लैम्डा म्यू या तो आप इधर पुट कर दो, देखो इधर लैम्डा पुट कर दो तो एक्स वाई जेड आएंगे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। या आप म्यू इधर पुट कर दो तो एक्स वाई जेड सेम आएंगे और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो एक्स वाई जेड जहां लिखे पड़े यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये वाला, ये स्टार नंबर, या ये कहिए एक्स वाई जेड, यही तो था इंटरसेक्शन। लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमने इन दोनों को क्लैश करा दिया और इक्वेट कर डाला। तो आफ्टर दिस स्टार गिव्स यू लैम्डा इक्वल टू -1 के साथ एक्स की वैल्यू आई 5 - 4 1, वाई की वैल्यू आई 7 - 4 3, और z की वैल्यू आई 5 - 3 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 3 2। वन 3 2 पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। कुछ पूछ लो, डाउट पूछना है। और नहीं तो फिर हम आगे चलते, नेक्स्ट देखता हूं कितना लेंदी है, उस हिसाब से फिर करते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी किया था वो ये था, ये नोट्स में मुझे लगता है 6 नंबर पड़ा हुआ है 7 सेकंड पेज एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, एक मिनट सेकंड पेज ये था, ये बेटा बिगिनिंग से यहां से स्टार्ट हुआ था, और एक सेकंड ये, हाँ अब स्टार्टिंग हो गई प्रॉपर। अब देखो कौन सा लास्ट पार्ट देखना है, यहाँ तक है मतलब लास्ट, देखो दिख रहा है आपको? यस सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बेटी। इसका मतलब ये नोट साथ के साथ बनाती है। नोट साथ बना लेते हो बेटे? यस सर। हाँ बहुत अच्छा, नोट सभी लोग साथ बना लो, बहुत अच्छा। मैं तो स्लो स्टडी अच्छी तरह सिखाता हूँ, तो उसमें बीच में टाइम होता है, बच्चा नोट बना सकता है। क्वेश्चन भी साथ में लिखना सभी लोग। इस क्वेश्चन में आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस मांगा है। जब कार्टेशियन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों लाइंस को वेक्टर में कन्वर्ट कर लें, और वेक्टर वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, उसे यूज कर दें। इसका कार्टेशियन का अपना फार्मूला भी बहुत बड़ा फार्मूला होता है, काफी बड़ा सा फार्मूला है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता उस उतने बड़े फार्मूले को कोई याद करे और यूज करे। तो ऐसा इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो और वेक्टर वाला फार्मूला लगा दो। साइमल्टेनियस अप्रोच हमारे कोर्स में है, मतलब वेक्टर का क्वेश्चन कार्टेशियन से कर सकते हो, कार्टेशियन का क्वेश्चन वेक्टर से कर सकते हो, बिल्कुल तकलीफ नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को का सबसे अच्छा प्रोसीजर यही है कि इसे वेक्टर में कन्वर्ट किया जाए, और वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए लाइन को पहले x माइनस एक्स वन बाई ए वन, बाय माइनस बाय वन बाय बी वन, जेड माइनस जेड वन बाय सी वन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसे भी कंपेयर करें x माइनस एक्स टू बाय ए टू, बाय माइनस बाय टू बाय बी टू, जेड माइनस जेड टू बाय C2 कंपेयर करके और वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M1 वो फर्स्ट से आ जाएगा, R इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2 सेकेंड से आ जाएगा। अभी देखना बड़े आराम से आएगा। X1 एज 1, Y1 एज 2, यहाँ कंपैरिजन हो रही है इसके साथ। अटक रहे हो आप, पूछना है Z1 एज 3 ऑन द अदर हैंड A1 एज 2, B1 एज 3, C1 एज 4, ये आ गया। और दूसरे से X2 एज 2, X2 एज 2, Y2 एज 4, Z2 आप बताओ बेटे, देखें 5 यस। ते आगे A2 एज 3, B2 एज 4 एंड C2 एज 5। ठीक है, और देखिए इसका हम वेक्टर इक्वेशन यहां पर बना देते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M1, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। R1 आपका X1 Y1 Z1 है, I प्लस 2J प्लस 3K, ये R1 हो गया। वेक्टर M1 ये लिखा पड़ा इधर वाला, 2I AI प्लस BJ प्लस CK को वेक्टर M1 कहते हैं, 3J प्लस 4K। ये देखिए वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। कोई भी डाउट हमें पूछे तो R इज इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2, ये देखिए सेकेंड लाइन भी वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। R2 मीन्स X2 Y2 Z2, 2I प्लस 4J प्लस 5K, म्यू टाइम्स वेक्टर M2 मीन्स 3I प्लस 4J प्लस 5K। सब कुछ तैयार हो गया। अभी देखो R1 M1 R2 M2, मुझे लगता है दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं, एग्जामिनर को दिखाई पड़ रहा है ये R1 है, ये M1 है, ये R2 है, ये M2 है। दोबारा बताना हो आप और बता देना। अब क्या निकालना, M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 बाय मॉड M1 क्रॉस M2, वो SD बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 की तैयारी करता हूं यहां। सारा मटेरियल देखिए इतना तक हमने हाइड कर दिया, जो बचा हुआ यही चाहिए हमें बस। तो लेट अस ट्राई M1 क्रॉस M2 नाउ। वो ये डिटर्मिनेंट I J K वेक्टर M1 के कोफिशिएंट्स, M1 लेमडा के बाद वो M1 लिखा है 2 3 4, M2 3 4 5, टू 3 4 और 3 4 5 कर लो कैलकुलेशन। अब I के साथ 15 माइनस 16 माइनस J के साथ में रो कॉलम कैंसल, 10 माइनस 12 माइनस 2, और विद K के साथ में रो कॉलम कैंसल, 8 माइनस 9 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू माइनस I प्लस 2J माइनस K। M1 क्रॉस M2 बिल्कुल तैयार। R2 माइनस R1 भी रेडी कर लेते हैं। अभी R2 R1 दिखते हैं दोनों। R2 ये है, R1 ये है, तो कर लेता हूं। R2 माइनस R1 की वैल्यू रही ये, ध्यान से देखना, दिस माइनस दिस करना है आपको। जिन्हें टिक कर दिया उनको माइनस करोगे तो R2 माइनस R1 आएगा। ये R2 है अपना, वो R1 है, तो 2I माइनस I हो गया, 4J माइनस 2J हो गया 2J,
और 5k माइनस 3k हो गया 2k, R2 माइनस I प्लस 2j प्लस 2k, राइट। इनका डॉट प्रोडक्ट कर ही लेते हैं। M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, दिस इज 1। डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना सभी को। डॉट I components are multiplied, J components are multiplied, K components are multiplied, results obtained are added, बस यही। mod M1 cross M2 can be written as follows: square root minus 1 square plus 2 square plus minus 1 square, this is square root 6। Shortest distance is given by the formula M1 cross M2 dot R2 minus R1 by mod M1 cross M2, so that is 1 by root 6 units। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी कहीं डाउट हो बाद में भी पूछ सकते हैं, और टाइम भी हो गया, आज यहीं तक रखते हैं। ये थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मांगता है 3D, तो थोड़ा एफर्ट इंक्रीज करें। अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत कोऑपरेट किया आपने थोड़ा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट बेटा।